Hello and welcome to Krishna Coaching once again. Today I'm going to discuss with you a very important topic in Indian constitution polity. और आज का टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा की पोजीशन क्या है भारत के संविधान के हिसाब से हमारे देश में। इसको हम तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पोजीशन ऑफ राज्यसभा, वो स्फीयर्स जहां पर राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। सेकंड, वो स्फीयर्स जहां पर लोकसभा सुपीरियर है, राज्यसभा इंफीरियर टू लोकसभा है। और फिर तीसरा, वो जहां पर पहले तो वेयर राज्यसभा इज सुपीरियर, लोकसभा इंफीरियर। सेकंड, लोकसभा सुपीरियर, राज्यसभा इंफीरियर। और फिर when both enjoy co-equal pass, लोकसभा राज्यसभा बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। सिंपल। लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा, राज्यसभा ग्रेटर देन लोकसभा, और आखिरी में आ गया इक्वल पास। तो इनको अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ अपने नोट्स को साझा करने वाला हूं। I would like to share my screen with you people. I hope you can see this. Can you see this? Very fine. So very first thing first, position of राज्य सभा अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, जैसे अभी भी मैं बताकर हटा हूं। ठीक है, तो where राज्यसभा is equal to लोकसभा यानी equals to, फिर where राज्यसभा is unequal to लोकसभा, ठीक है, means राज्यसभा की पावर्स लेस देन लोकसभा, और वेयर राज्यसभा है स्पेशल पावर्स दैट आर नॉट एट ऑल शेयर्ड विद लोकसभा, यानी राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, मींस स्पेशल प्रिविलेजेस इन द हैंड्स ऑफ राज्यसभा। अब हम इन तीन को सबसे पहले इक्वल टू पर आते हैं। इस पर आएंगे, व्हेन इज राज्यसभा एंजॉयिंग इक्वल स्टेटस एज कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है जी, इक्वल स्टेटस की बात हम करेंगे और ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स में लेकर आऊंगा। ठीक है, इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 11 पॉइंट्स में हम बताएंगे कि कैसे कहां राज्यसभा के पास वो सब पावर्स हैं जो लोकसभा में भी है। जैसे कि सबसे पहली चीज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करें, एक ऑर्डिनरी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है और जो उसका पासिंग है, ठीक है, वो दोनों हाउसेस में बराबर है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि बिल्स जो है, मैं डिटेल में कराऊंगा, जो बिल्स होते हैं वो क्या होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव। अ बिल इज अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल, जो हम प्रपोज करते हैं, कानून के बनने वाला है। फिर जब वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास हो गया, फिर वो जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और अगर प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो क्या बन जाता है? वो लॉ बन जाता है। और फिर इंप्लीमेंट कब से होता है? ठीक है, जब उसकी गैजेट ऑर्डर नोटिफिकेशन हो जाती है। इसे हम कहते हैं भारत का राजपत्र। जब वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है, इसका मतलब वो सरकारी हुक्म पूरा हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो सिर्फ लॉ होता है, पर अप्लाई तब से होता है जब गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होता है। क्लियर? तो ये एक प्रोसीजर है। अब बिल जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं। ये कौन कौन से 4 तरह के बिल होते हैं? सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जहां पैसे का मामला आ जाए, यानी मनी या फाइनेंस, तो वो बिल जो ओरिजिनेट होता है, यानी कि वो बिल जो इंट्रोड्यूस होता है, वो केवल और केवल लोकसभा में ही हो सकता है, नेवर इन राज्यसभा। इंट्रोड्यूस जो है वो नेवर इन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां से। यहां हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये 2 ऐसे बिल्स हैं जो कि अपनी जर्नी, जो कि
अपनी जर्नी शुरू जो कर सकते हैं, लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी, यानी राज्यसभा के पास भी पावर है। समझ में आया कि एक जो ऑर्डिनरी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये पहले राज्यसभा में पास हुए, फिर उसके बाद लोकसभा में पास हुए, फिर उसके पास प्रेसिडेंट के पास जाए और वहां साइन हो, और फिर उसके बाद गैजेट में ये पब्लिश हो जाए। ये प्रोसीजर बिल्कुल सही है। ऐसे भी हो सकता है कि पहले गए लोकसभा, वहां पास हुए, फिर गए राज्यसभा, वहां पास हुए, फिर गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वहां एसेंट मिला, और फिर उसके बाद गैजेट में नोटिफाई हो गए। बोथ मेथड सारी ओके, ऑर्डिनरी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ये अंडर आर्टिकल 368 होता है। क्लियर? तो पॉइंट मैंने क्या बताया, ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट पूरा करा दिया कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड कैन बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। क्लियर? अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ गया हूं, ये भी करवा चुका हूं मैं कि इंट्रोडक्शन और पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, वो भी अमेंडमेंट प्रोसीजर कैन स्टार्ट इन बोथ लोकसभा और इन राज्यसभा। तो इससे पता चलता है राज्यसभा इक्वल्स टू लोकसभा, दोनों के पास पावर्स है। अब आता है थर्ड पॉइंट। ठीक है जी, समझिए, मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। दो बिल्स ऐसे हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी वैसे आगे दो तरह के होते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये है कैटेगरी 2 का, ये है कैटेगरी 2 का फाइनेंशियल बिल। ये वाला जो बिल है इसकी इंट्रोडक्शन और पासिंग, इसका नाम क्या होता है, फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, एंड इट हैज कोइक्वल पास। ठीक है, तो तीसरा बिल ये हो गया फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। ठीक है जी, फिर आता है फोर्थ, और वो है प्रेसिडेंट को हटाने वाला काम, इम्पीचमेंट। ये कहां दिया हुआ है, अंडर आर्टिकल 61। ठीक है जी, समझिए इस चीज को। ठीक है, जो हम रिमूव करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, उसमें कई ऐसे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि कैग है, और भी कई ऐसे हैं। इनको अगर रिमूव किया जाएगा तो लेजिस्लेचर के सामने ये सवाल आएगा और वहां वोटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इनको हटाना है या नहीं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। जब रिमूवल लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है वोटिंग के द्वारा हटाना है या नहीं, उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये केवल प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए यूज हुआ है। बाकी हर जगह वर्ड यूज हुआ है क्या, रिमूवल। रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वर्ड यूज हुआ है इम्पीचमेंट। क्लियर है, ये सब इम्पीचमेंट ही। ओके, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का काम, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का काम लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है। ओके फाइन, चले आगे। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है उसे रिमूवल कहते हैं। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट काम केवल राज्यसभा में स्टार्ट होता है, तो वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। ये स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा है, लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को एंटरटेन करने का पहले। समझ में आया? ओके, चलूं मैं आगे। अब
इसके अगला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो है पॉइंट नंबर 5। वो क्या है? अब जहां पर वोटिंग होती है, चुनाव होता है, किसके लिए? इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। However, राज्यसभा alone can initiate the removal of the vice president. वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो काम केवल राज्यसभा में स्टार्ट होगा, लेकिन अगर इलेक्ट करना है यानी वोटिंग करनी है, वहां पर लोकसभा की और राज्यसभा की बराबर पावर्स है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में बराबर पावर्स है, रिमूवल में राज्यसभा में ही काम शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाइस president is ex officio chairman, is ex officio chairman of council of states। council of states, council of states और राज्यसभा एक ही बात है, राज्यसभा को ही council of states कहते हैं। क्लियर? और ex officio वर्ड का मतलब है by the virtue, by the virtue of office, because that person is vice president, therefore he is also chairman of council of state। जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा, जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसलिए अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाना है, यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो जो काम स्टार्ट होगा हटाने का, यानी रिमूवल का जो मोशन आएगा, वो काम स्टार्ट होगा ओनली इन राज्यसभा। इज माय पॉइंट क्लियर? उसके बाद जाएगा लोकसभा। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ठीक है जी, ये लीजिए, ये देखो जी, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हुए लोकसभा की राज्यसभा की पावर्स बराबर है वोटिंग में, लेकिन हटाते हुए राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। और he is removed by a resolution passed by the Rajya Sabha by an effective majority। ये एक अलग ही स्पेशल तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होती है, agreed to by the लोक सभा by simple majority। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, समझो। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को जो रिमूव किया जाएगा तो पहले राज्यसभा में पास होगा मोशन, फिर लोकसभा में पास होगा, ठीक है, फिर हटेगा। क्लियर? अब राज्यसभा में जो पास होगा, कैसे पास होगा? बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। अभी इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। अब जैसे कि राज्यसभा ही ले लो, उसमें 245 की स्ट्रेंथ है, मान लो 15 उसमें क्या चल रही है उन दिनों में? वैकेंसीज, यानी कि 230 क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? तो 230 का हाफ क्या होगा? 115। 11 इसका 230 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 115, यानी 116 वोट चाहिए राज्यसभा में पास कराने के लिए। तो 116 क्या बन गई हमारी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो सॉरी, ये 116 बन गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ, नहीं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो गई? 230। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? टोटल माइनस वैकेंसीज। क्लियर? अब राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, पर है कितने? 245। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या है? 245। ये 5 कुर्सियां खाली क्यों है? जब 250 सीटें हैं, हो सकती हैं, तो 245 ही है। क्यों? 5 सीटें खाली क्यों है? उसी तरह से लोकसभा में भी
लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 545। क्यों? ये 7 कुर्सियां खाली क्यों है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है? ठीक है, लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250। लेकिन एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है क्या? इसमें है 245, इसमें है 545। यहां पर 7 कुर्सियां खाली हैं, यहां 5 कुर्सियां खाली और हमेशा रहती है। क्यों? क्यों रखी है हमने 7 कुर्सियां लोकसभा में खाली और 5 कुर्सियां राज्यसभा में खाली? ये इसका जवाब है POK। भारत का कुछ ऐसा हिस्सा है जिस पर कब्जा हो रखा है पाकिस्तान का। वहां पर हम लोकसभा इलेक्शंस या राज्यसभा इलेक्शंस करवा नहीं पाते हैं। समझ में आया? इस कारण से हमने हमने अपना क्लेम छोड़ा नहीं है POK पर। अभी 2 साल पहले ही अमित शाह जी ने बयान दिया है POK लेकर रहेंगे। और जब भी भारत संघ की बात हुई है कहते तब तक मैंने, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और वो हिस्सा जो चाइना ने कब्जे में कर रखा है वो भी, ये दोनों को मैंने मिलाकर बात की है। यानी वो भी लेकर रखेंगे, चाइना ने हमसे छीन रखा है और वो भी जो पाकिस्तान ने हमसे छीन रखा है। तो ये POK के एरियाज हैं। क्लियर? जो हमने, जहां पर हमने 7 सीटें देनी है लोकसभा को। कभी अगर POK मिल जाएगा वापस इंडिया को तो वहां पर 7 सीटें होंगी लोकसभा की और 5 सीटें होंगी राज्यसभा। चले आगे, और आगे चलते हैं हम। देखिए हम पॉइंट कौन सा कर रहे थे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब कैसे हटाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को? कि पहले मान लो राज्यसभा में इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 230, 15 वैकेंसीज थी ना, तो यहां पर मिनिमम 116, 115 से ज्यादा, यानी मिनिमम 116 वोट्स चाहिए। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिर लोकसभा में जितने लोग उस समय है प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसकी सिंपल मेजॉरिटी। मान लो उस दिन 545 में से केवल 500 लोग आए थे, तो अगर 251 ने कह दिया यस तो पास समझा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। ओके, चले आगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट, मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग। यानी इन सब के रिमूवल में लोकसभा और राज्यसभा की वैल्यू बराबर है। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है लेजिस्लेचर कि इसको हटा दो। किसको हटा दो? सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इलेक्शन कमिश्नर्स, कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चीफ जस्टिस, एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड कैग, सबका रिमूवल में लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है, तो बराबर पावर्स है। देन अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। अब मैं ये समझाता हूं आपको ऑर्डिनेंस इशू करना। अब समझिए पहले तो ऑर्डिनेंस चीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 123, अंडर आर्टिकल 123, ठीक है, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? सबसे पहला, रिसेस पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन। ठीक है, समझिए, when legislature is not in session and there is an urgent need of a law, then the president can promulgate an ordinance। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है, ठीक है, एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है अगर उसे कहीं लगता है, ठीक है, कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, और लॉ बनाने वाली एजेंसी जो है यानी पार्लियामेंट जो है वो अपने रिसेस पीरियड में है, यानी पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा। ठीक है, फिर जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा
दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आएंगे तो उनके सामने रख दिया जाएगा, क्या रख दिया जाएगा, क्या रख दिया जाएगा, वो ऑर्डिनेंस, वो टेम्परेरी लॉ। फिर वो या तो पास करेगी या रिजेक्ट करेगी, और कोई एक्शन नहीं लेगी तो 6 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट। क्लियर? और आगे चलते हैं हम, ये देखिए नेक्स्ट, इसमें भी ऑर्डिनेंस का जो अप्रूवल है वो लोकसभा में अलग होगा, राज्यसभा में अलग होगा, तो बराबर पावर्स होती हैं। ओके, जस्ट वेट। आई डोंट नो ये बॉक्स क्यों आ रहा है यहाँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट हमारे सामने अब, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या चीज है? आपको पता है कि 3 प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल, ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब जब भी नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी लगेगी तो उसको अप्रूव करता है, उसको अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, उसमें लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की पावर्स बराबर है। समझ में आया? यानी अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट, अगर नहीं मिलता है अप्रूवल, एक हाउस से मिला एक से नहीं मिला, यानी कि अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, लोकसभा ने अप्रूव कर दिया पर राज्यसभा ने नहीं किया, यानी कि अप्रूवल नहीं मिला। कभी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। क्लियर? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर एक हाउस ने पास कर दिया दूसरे नहीं किया तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर और अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट पर कभी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, सेपरेटली दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होता है, यानी लोकसभा की और राज्यसभा की पावर्स बराबर है। ऑर्डिनरी बिल के केस में या फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 के केस में, वहां पर एक हाउस ने पास कर दिया दूसरे ने नहीं किया तो हम इसको डेडलॉक मानते हैं और फिर होगी ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग को कॉल करेगा प्रेसिडेंट, प्रिजाइड ओवर करेगा स्पीकर, और वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से फैसला लिया जाएगा, पास या नॉट। इज माय पॉइंट क्लियर? अब आता है 9th पॉइंट, वो क्या है? कई लोगों की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम कैन बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। हाउएवर, irrespective of their membership they are responsible only to Lok Sabha। अब समझो ध्यान से, अब जब किसी को मंत्री बनाना है यानी किसी को मिनिस्टर बनाना है तो फिर वो चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का, उसको मंत्री बना सकते हैं। क्या? अ पर्सन आउटसाइड द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, यानी ना वो लोकसभा का मेंबर ना वो राज्यसभा का, क्या ऐसे आदमी को भी मंत्री बना सकते हैं? आंसर इज यस। क्या कभी बनाया है? यस। क्या प्रधानमंत्री बना सकते हैं राज चलते इंसान को? आंसर इज यस। कभी बनाया किसी को? बिल्कुल बनाया है। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब उसका बेटा राजीव गांधी, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उसको मंत्री बना दिया गया। अभी रिसेंटली, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था अरुण जेटली को। ठीक है, इस तरह से कई बार ऐसे कई लोगों को मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की बातें हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर अ पर्सन आउटसाइड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी बाहर है किसी इंसान को, एक आदमी जो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का, अगर ऐसे आदमी को मंत्री बना दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके उसको या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा, नहीं तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। क्लियर? और ये भी मैं बताना चाहूंगा, एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। साउथ इंडिया में भी एक ऐसी ही फिल्म आई थी। ठीक है, तो वहां पर भी इस वाले क्लॉज का जिक्र आया था। क्लियर? तो
अब लोकसभा भी मंत्री दे सकती है देश को, लोकसभा भी दे सकती है, राज्यसभा भी दे सकती है, मंत्री भी दे सकते हैं, प्रधानमंत्री, दोनों हाउस, तो दोनों हाउसेस की पावर्स बराबर हो गई है। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। अब पॉइंट नंबर आ रहा है हमारे पास 10, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 होता है, इसमें 4 मेंबर होते हैं प्लस 1 चेयरमैन होता है। ये बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा, यानी कि जो टैक्स की कलेक्शंस है, जो रेवेन्यू आया है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो हमने करना है, बांटना है, इतना सेंटर का हिस्सा, इतना स्टेट का, उस बांटने की रेशो क्या होगी। ठीक है जी। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट, ठीक है, ये तीनों की जो रिपोर्ट्स हैं सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, देन सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव कमिटीज एंड टू द पार्लियामेंट। क्लियर? तो उनकी रिपोर्ट को कंसीडर करना, स्टडी करना, उस पर बहस करना, बराबर पावर्स है लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है। अब जो कैग है, कैग की रिपोर्ट के ऊपर सेकंड रिपोर्ट बनाती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। 4 स्टैंडिंग कमिटीज है, यानी परमानेंट कमिटी है। स्टैंडिंग कमिटी यानी परमानेंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और एससी एसटी कमिटी, ये हमेशा रहेगी। बाकी कमिटीज एडहॉक कमिटीज होती है, जो एक टाइम के लिए, एक पर्पस के लिए बनती है, बस समझे, एडहॉक। ठीक है। और अगला पॉइंट, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। अगर कोई और एरिया, कोई और काम भी सुप्रीम कोर्ट को देना है, यानी उसके दायरे को अगर एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, तो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और इसमें लोकसभा में भी काम हो सकता है, राज्यसभा में, दोनों में होगा, दोनों की वैल्यू बराबर है। समझ में आया? उसी तरह से यूपीएससी को भी कुछ और काम देना है तो दे सकते हैं, और देने के लिए जो ये मोशन आएगा वो पास होगा, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, यानी दोनों की बराबर पावर्स है। आज मैंने आपको करवाया है वो सभी स्फीयर्स जहां पर राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स बराबर है। अगले सेशन में हम कल करेंगे अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा, कि कहां कहां राज्यसभा इज लेसर पावरफुल देन लोकसभा। ठीक है जी, लेसर पावरफुल। ओके, एंड में हम करेंगे वेयर राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। कल हम करेंगे राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा। क्लियर? ये कल के सेशन में होगा, अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा। आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं।